मैप होने चाहिए, तो सबको मैप कर दो आप। देखो ए की मैपिंग 1 से, बी की मैपिंग 2 से, सी की मैपिंग 2 से, डी की मैपिंग 3 से। तो देखो यहाँ पे सेट ए के सारे एलिमेंट मैप्ड हैं और सभी यूनिकली मैप्ड है। यूनिकली मतलब ए की मैपिंग सिर्फ 1 से ही हो रही है, ए की मैपिंग 1 के अलावा। तो जो परमिसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स है ना, कि एक्स के क्या क्या वैल्यूज आप यहाँ पे ले सकते हो, उसको हम डोमेन ऑफ फंक्शन कहते हैं। ठीक है, यानी हर फंक्शन का, जितने आप अलग अलग फंक्शन पढ़ते हो, सबका अपना अलग अलग इनपुट होता है। राइट, एग्री करते हो इससे आप? जैसे आप साइन एक्स पढ़ते हो तो उसके लिए इनपुट क्या एंगल है, लॉग एक्स पढ़ते हो वहां इनपुट क्या होता है कि वो आर्गुमेंट पॉजिटिव होना चाहिए। करेक्ट, तो उसी तरह हर फंक्शन का अपना अपना इनपुट होता है, उसी इनपुट को हम डोमेन कहते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे उन्हीं इनपुट्स को। हेलो एवरीवन, रिलेशन एंड फंक्शन के आज हम सेकंड लेक्चर पे आए हुए हैं। हमने लास्ट क्लास में रिलेशंस के बारे में कुछ बेसिक्स पढ़ा था। रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ये सब कुछ हमने पढ़ा हुआ था। ठीक है, आज हम इसको आगे बढ़ाते हैं चैप्टर को। तो हमारे अभी नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंक्शंस। ठीक है, और ये जो अपना वीडियो है ना, ये अपना सीरीज है, वो बेसिकली फंक्शन से ही रिलेटेड है। तो हम पूरे चैप्टर में फंक्शन को ही पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला टॉपिक है अपना, इसका इंट्रोडक्शन है। देखो फंक्शन क्या होता है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, मेरे पास दो सेट्स थे ए और बी। ए टू बी हमने एक रिलेशन डिफाइंड करा था। करेक्ट, तो फंक्शन इज अ टाइप ऑफ रिलेशन। अगर मैं ऐसे देखूं तो व्हाट इज फंक्शन, तो उसमें हम क्या कह सकते हैं, एक मिनट, नोट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। मेरे बच्चों का दिमाग भी ऐसा ही है, नॉट रिस्पॉन्डिंग। हाँ ठीक है, तो हमने क्या देखा, हम यहां पढ़ते हैं कि व्हाट इज फंक्शन। तो फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन मतलब जो ए और बी हमने जो पढ़ा था, वहां पे ए कोमा बी कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स थे, वहां पे ए कोमा बी, जहां पे दोनों कुछ रिलेशन से रिलेटेड थे। ठीक है, यहां पे एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है सच दैट, कैसा रिलेशन है वो, जिसमें हम लिखते हैं ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए should be mapped and यूनिकली मैप्ड। हाँ, मतलब आपको अगर याद होगा तो मैं एक रिलेशन डिफाइंड करा था ए टू बी। ठीक है, यहां पे क्या है, हम अगेन एक फंक्शन अगर हम डिफाइंड करते हैं, या फिर एक देखो, अगर हम रिलेशन डिफाइंड करते हैं ए टू बी, मतलब अपना इनपुट एलिमेंट ए से आ रहा है और आउटपुट एलिमेंट बी से आ रहा है। ठीक है, एक ऐसा रिलेशन जो ए टू बी डिफाइंड है, जिसके सेट ए के ईच एलिमेंट, मतलब सारे एलिमेंट मैप्ड होने चाहिए और सभी यूनिकली मैप्ड होने चाहिए। इसका क्या मतलब है, एक एलिमेंट की मैपिंग बी के एक ही एलिमेंट से होनी चाहिए। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। अगर मैपिंग से इसको समझाऊं तो देखो, मान लो एक सेट ए है, एक सेट बी है। सेट ए में मान लो चार एलिमेंट हैं, ए बी सी डी, एंड सेट बी में कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो अगर मैं एक फंक्शन डिफाइंड करूं या फिर रिलेशन डिफाइंड कर रहा हूं सेट ए से लेके बी तक, तो क्या लिखा था, सबसे पहला स्टेटमेंट क्या था, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी मैप्ड, है ना। तो सेट ए के सारे एलिमेंट मैप्ड होने चाहिए, तो सबको मैप कर दो आप। देखो, ए की मैपिंग 1 से, बी की मैपिंग 2 से, सी की मैपिंग 2 से, डी की मैपिंग 3 से। तो देखो यहाँ पे सेट ए के सारे एलिमेंट मैप्ड है और सभी यूनिकली मैप्ड है। यूनिकली मतलब ए की मैपिंग सिर्फ 1 से ही हो रही है, ए की मैपिंग 1 के अलावा और किसी से नहीं हुई है। करेक्ट, तो सारे एलिमेंट की मैपिंग होनी चाहिए और यूनिकली मैप्ड होना चाहिए। तो दिस रिलेशन इज कॉल्ड अ फंक्शन। तो बहुत ही सिंपल शब्दों में हम इसको देखें तो यही होता है फंक्शन। ठीक है, कि फंक्शन इज अ टाइप ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी मैप्ड एंड यूनिकली मैप्ड, ऐसा कह सकते हो आप। ठीक है, फिर आता देखो बी और सी के बारे में। देखो बी मैप्ड है 2 से, सी भी मैप्ड है 2 से, पर ये फंक्शन है क्यों, मैंने क्या बोला कि सेट एक एलिमेंट से मैप होने चाहिए। ठीक है, तो बी तो सिर्फ 2 से मैप्ड है ना, तो सिर्फ बी की मैपिंग सिर्फ 2 से हो रही है, क्योंकि और किसी से मैप नहीं हुआ है वो, तो एक फंक्शन होगा। मतलब फंक्शन को इससे मतलब नहीं होता है, उसको बस सेट ए से मतलब होता है कि यहां पे सारे मैप्ड होने चाहिए एंड यूनिकली मैप्ड होने चाहिए। करेक्ट, तो अगर मैं एक एग्जांपल दूं, एक और रिलेशन का एग्जांपल लूं अगर मैं, तो देखो, अगर मैं एक सेट ए डिफाइन करूं यहां पे और एक सेट बी डिफाइन किया मैंने,
अगर मैं पूछूं क्या ये रिलेशन एक फंक्शन है, तो नहीं है। क्यों नहीं फंक्शन है? क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट यहाँ पे मैप नहीं हो रहे, क्योंकि ये मिस कर गया, इसकी मैपिंग नहीं हो रही, तो ये फंक्शन एक, दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। करेक्ट। एक और एग्जांपल लूं, क्या ये रिलेशन एक फंक्शन है? तो अगेन ये भी रिलेशन एक फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है फंक्शन ये? क्योंकि आप ध्यान से देखो, सारे मैप तो हो रहे हैं, पर जो 3 की मैपिंग है वो 5 एंड 6 दोनों से हो रही है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, एक एलिमेंट का मैपिंग सिर्फ एक से होना चाहिए, तो ये भी फंक्शन एक नहीं है। करेक्ट। अगर मैं लास्ट एग्जांपल एक ले लूं, छोटा सा एग्जांपल देखो यहाँ पे 1 2 3, इज दिस अ फंक्शन? यस, तो ये फंक्शन है। क्यों है फंक्शन ये? क्योंकि सारे 5 से मैप हो रहे हैं। देखो 1 की मैपिंग एक ही एलिमेंट से हुई, 2 की मैपिंग एक ही से हुई, 3 की मैपिंग एक ही से हुई, तो हम इसको फंक्शन कह सकते हैं। तो ये फंक्शन का डेफिनेशन नंबर 1 था कि आप किसी रिलेशन को फंक्शन कब कहोगे, या फिर मैपिंग से आप कब बताओगे कि ये एक फंक्शन है। करेक्ट। अगर इसके नेक्स्ट डेफिनेशन पे जाते हैं, तो ग्राफिकली, है ना, ग्राफिकली हम कैसे बताएंगे कि कोई एक फंक्शन है या फिर नहीं है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक टेस्ट है जिसका नाम क्या है, वर्टिकल लाइन टेस्ट। क्या कहता है ये? इफ अ वर्टिकल लाइन cuts any graph at more than 1 points, at more than 1 point, then it is not a function। क्या कह रहा है वो? अच्छा, वर्टिकल लाइन का मतलब क्या होता है? अगर वर्टिकल लाइन की अगर आप इक्वेशन देखते हो तो क्या होता है इक्वेशन ये, x इज इक्वल टू ए। तो वर्टिकल लाइन कैसा दिखता है? x इज इक्वल टू ए टाइप दिखता है। अब सोचो अगर हम x की वैल्यू a रखते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग में y भी तो सिर्फ एक मिलना चाहिए ना, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। हमने क्या देखा, एक x पे कितना y मिला? एक y मिला ना, तो यहां भी सेम वही डेफिनेशन होना चाहिए कि अगर आप ये लाइन अगर आप देख रहे हो x इज इक्वल टू ए, तो इस x इक्वल टू ए पे कितने y आने चाहिए थे? एक y आने चाहिए थे। तभी हमने क्या किया, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करा। और अगर ये कर्व को एक से ज्यादा बार कट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, उस x इक्वल टू ए पे 2-3 y की वैल्यूज है, या फिर 2 हो गए या 3 हो गए, तो यानी फंक्शन नहीं कहलाएगा। सिंपल सा डेफिनेशन है। जैसे मैं अगर सर्कल ड्रॉ कर दूंगा, सर्कल, अगर मैं सर्कल ड्रॉ करा, आप देखो एक वर्टिकल लाइन इसको 2 पॉइंट पे कट कर रहा है ना, यानी एक सिंगल x पे अपने 2 y मिल रहा है। तो क्योंकि एक x पे 2 y मिल रहा है, तो ये एक फंक्शन नहीं कहलाएगा, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। ठीक, तो ग्राफिकली देखना बड़ा आसान है। कोई भी अगर वर्टिकल लाइन एक ग्राफ को एक से ज्यादा बारी कट करता है तो वो फंक्शन नहीं कहलाता है, सिंपल सी बात है। और अगर सिर्फ एक बारी कट कर रहा है तो वो एक फंक्शन कहलाता है। जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आपने पढ़ा हुआ क्लास 11th में, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, साइन एक्स आप देख लो, है ना। आप कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये साइन एक्स का कर्व को वर्टिकल लाइन वो सिर्फ एक बारी कट करता है। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर टेस्ट हो गया। हाँ ठीक है, तो ये हमने फंक्शन को डिफाइन करा। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम देखो। अगर वो फंक्शन है, हमने देख लिया वो फंक्शन है, तो उसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं f(a)(b) y इज इक्वल टू fx। तो आपको मोस्टली क्वेश्चन ऐसा दिखता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसको हम तोड़ते हैं, समझते हैं इसका मतलब क्या है। ठीक है, f(a)(b) का मतलब हो गया कि जो फंक्शन है वो a to b डिफाइंड है। इसका मतलब क्या है, इसके इनपुट्स सेट a से आ रहे हैं और आउटपुट कहां से आ रहा है, सेट b से, एंड y इज इक्वल टू fx। ठीक है, जैसे अगर मैं लिखूं f माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू टू r y इज इक्वल टू साइन एक्स। इसका सिंपल सा ये मतलब है कि जो इसके इनपुट है ना वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है। इसका मतलब क्या है, जो x की जगह वैल्यू पुट करोगे वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू की वैल्यूज ही पुट कर सकते हो, इसको एक्सीड आप नहीं कर पाओगे। करेक्ट, तो ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन है, जहां ये इससे क्या इनपुट बताता है। इसको आगे तक हम देखेंगे, इसको हम डोमेन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है डोमेन ऑफ फंक्शन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यानी आप x की जगह क्या क्या पुट कर सकते हो, तो आप x की जगह इसको पुट कर सकते हो। करेक्ट, नेक्स्ट। तो देखो हमने क्या करा, फंक्शन को हम थोड़े कुछ कुछ टर्म्स में हम क्लासिफाई करते हैं। ठीक है,
कि आपको फंक्शन में अभी तक जेई के सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, अगर हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो फंक्शन 3 टाइप के होते हैं, आप ऐसा देखो अपने जो सिलेबस के हिसाब से हमें 3 टाइप के फंक्शन पढ़ने हैं। तो जो पहला फंक्शन होता है वो है अलजेब्राइक फंक्शन, ठीक है। इसमें सबसे पहला हम पढ़ते हैं, तो जो सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें वो होता है पॉलिनोमियल फंक्शन। एक सेकंड, ये क्या हो गया, या पहला क्या, पॉलिनोमियल फंक्शन, राइट। पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा होता है आपको पता है, कोई भी फंक्शन आप कैसा लिखा लो, ax की पावर n प्लस bx की पावर n माइनस वन एंड सो ऑन, ये वाले फंक्शन जो होते हैं जहां पे n अगर एक नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये पहला टाइप का फंक्शन हो गया पॉलिनोमियल फंक्शन। सेकंड जो हमें पढ़ना है फंक्शन वो क्या होता है, रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन वैसे फंक्शंस हैं जिसके न्यूमरेटर में एक पॉलिनोमियल होता है और डिनोमिनेटर में एक पॉलिनोमियल होता है। ऐसे दिखने वाले जो फंक्शंस होते हैं उसको हम रैशनल फंक्शन कहते हैं। और जो थर्ड टाइप का फंक्शन क्या है वो इररेशनल फंक्शन। समझ में आ रहा होगा उसमें क्या होता होगा, इसमें ये स्क्वायर रूट वगैरह दिखता है, ठीक है। तो पहले में इन 3 फंक्शंस को पढ़ना है। पहला क्या है, अलजेब्राइक फंक्शन में पढ़ना है, उसमें से पहला पार्ट होता है पॉलिनोमियल फंक्शन का, जो हमें समझ में आता है कैसा दिखता है, ax की पावर n bx की पावर n माइनस वन। फिर आता है रैशनल फंक्शंस जिसको हम px अपॉन qx, ऊपर पॉलिनोमियल नीचे पॉलिनोमियल। थर्ड आता है रूट जिसमें मतलब इररेशनल फंक्शंस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं इसको इसलिए से डिफरेंशिएट कर रहा हूं ताकि आगे हम जितने टॉपिक्स पढ़ेंगे ना फंक्शन में, डोमेन पढ़ोगे, रेंज पढ़ोगे, हम इसी सीक्वेंस में पढ़ते हैं, डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल, डोमेन ऑफ रैशनल, डोमेन ऑफ इररेशनल, तो कोई कंफ्यूजन होता ही नहीं है, ठीक है। एक तरह से सारे टॉपिक्स हमें क्लियर हो जाते हैं। तो आप क्या करना, अपने नोटबुक में अपने लिखो ना, तो पहले ऐसे लिखना उसको कि टाइप ऑफ फंक्शंस क्या क्या हमें अपने एग्जाम के लिए पढ़ना है, यानी जो भी हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे फंक्शंस में वो किस किस फंक्शंस के लिए पढ़ना है ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है, तो हमने ये था अलजेब्राइक फंक्शंस। सेकंड आता है अपने पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, स्पेलिंग सही है, हाँ सही लग रहा है, ठीक है। अच्छा, कभी अगर मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए ना तो ठीक कर लेना उसको खुद से, ठीक है। फर्स्ट, क्योंकि मैं चाह रहा हूं मैथ सिखा देता हूं, थोड़ी बहुत स्पेलिंग आप इग्नोर कर देना, ठीक है। पहला आता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें हम जो सबसे पहला पढ़ते हैं वो क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। सेकंड है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। और थर्ड है अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। और फोर्थ है अपना लॉगरिथमिक फंक्शन। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हमने क्लास 11 में बहुत बड़ा चैप्टर था आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो आपने वहां इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ा है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्लास 12 का एक टॉपिक है, जो एक अलग ही चैप्टर है, वो वहां पे हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, जो आपस में एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना है, इसमें जो ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस होते हैं ना उसी का हम एक्सपेंशन पढ़ते हैं। जैसे आपको ना आगे जाके जब लिमिट्स पढ़ोगे तो देखना हम एक्सपेंशन पढ़ेंगे sin x का, cos x का, tan x का, sin इनवर्स x, e की पावर x, a की पावर x, log x, ये सबका log 1 प्लस x है ना, ये सबका हम एक्सपेंशन वहां पढ़ रहे होंगे, करेक्ट। लास्ट जो थर्ड टाइप होता है अपना वो होता है पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन का मतलब इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, ठीक है। थर्ड वन इज पीस वाइज फंक्शन। सबसे पहला क्या होता है इसमें, मॉडुलस फंक्शन। सेकंड क्या होता है, सिग्नम फंक्शन। थर्ड वन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको हम GIF भी कहते हैं ना, GIF। फोर्थ वन इज इंटीग्रल पार्ट फंक्शंस, ठीक है। तो पीस वाइज फंक्शन में ये 4 तरह के हमें फंक्शंस पढ़ने हैं। तो आपको
आपको समझ में आना चाहिए इस चैप्टर में हम इन्हीं फंक्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे कि इन फंक्शंस में पीरियोडिक कौन होता है, अगर पीरियोडिक है तो पीरियड कितना है, ऑड क्या है, इवन क्या है, इसकी रेंज कैसे फाइंड करेंगे, इसके डोमेन हम कैसे फाइंड करेंगे, इन सब चीजों को हम वहां पर डिस्कस करते हैं। करेक्ट? तो स्टार्ट करते हैं इसके बाद जो अपना मेन टॉपिक है, डोमेन ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो देखो डोमेन क्या होता है ना, मान लो अगर मैं एक फंक्शन को लिखता हूं y इज इक्वल टू एफ एक्स, एक फंक्शन है अपने पास में y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो जो परमिसिबल वैल्यूज ऑफ x है ना, कि x के क्या क्या वैल्यूज आप यहां पे ले सकते हो, उसको हम डोमेन ऑफ फंक्शन कहते हैं। ठीक है, यानी हर फंक्शंस का, जितने आप अलग अलग फंक्शंस पढ़ते हो, सबका अपना अलग अलग इनपुट होता है। राइट, एग्री करते हो इससे आप? जैसे आप साइन एक्स पढ़ते हो तो उसके लिए इनपुट क्या एंगल है, लॉग एक्स पढ़ते हो वहां इनपुट क्या होता है कि वो आर्गुमेंट पॉजिटिव होना चाहिए। करेक्ट? तो उसी तरह हर फंक्शन का अपना अपना इनपुट होता है, उसी इनपुट को हम डोमेन कहते हैं। ठीक है, तो हमें यहां पे उन्हें इनपुट्स को फाइंड करना सीखना है। करेक्ट? तो डोमेन इज बेसिकली इनपुट, जो परमिसिबल इनपुट्स है वहां के किसी भी फंक्शन के, उसको हम डोमेन कहते हैं। करेक्ट? तो उसमें मेरे को क्या क्या पढ़ना है, तो पहले स्टार्ट करता हूं मैं। अगर आप बात करो पॉलिनोमियल फंक्शंस की, तो आप देखो कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन लो, बताओ एक्स की जगह क्या क्या रख सकते हो, कुछ भी रख लो ना आप। एक्स को पॉजिटिव रख सकते हैं, रख सकते हैं, जीरो रख सकते हैं, रख सकते हैं, नेगेटिव रख सकते हो, रख सकते हो। तो डोमेन तो ऑल रियल नंबर हो गया इसका। तो भी किसी भी पॉलिनोमियल का जो डोमेन होता है वो ऑल रियल नंबर होता है। सेकंड, रैशनल फंक्शंस, मान लो मैंने लिखा y इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, आप खुद सोचो कौन से वैल्यूज ऑफ x आपको दिक्कत करेंगे यहां पे। तो यहां पे वो वैल्यूज ऑफ x दिक्कत करेगा जहां पे डिनोमिनेटर जीरो होगा। राइट, क्योंकि किसी भी फंक्शन में आप रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ते हो यहां पे, तो किसी भी फंक्शन में डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता है ना, डिनोमिनेटर जीरो होने पे वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से वो x के हर वैल्यूज पॉसिबल है, बस उसको छोड़ के जहां पे डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, जीरो। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन दिया, फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो क्या ये रैशनल फंक्शन है? बिल्कुल है, ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल। तो क्या आंसर होगा? डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू नॉट जीरो हो गया ये। तो एक्स देखो सॉल्व करके क्या नहीं हो सकता, प्लस माइनस वन नहीं हो सकता, यानी एक्स के सारे वैल्यूज होंगे यहाँ पे, बस किसको छोड़ के, प्लस माइनस वन को। तो आप क्या लिखोगे, y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, किसको छोड़ के, माइनस वन एंड वन को छोड़ के। ठीक है, तो यह होपफुल आपको समझ में आ रहा होगा कि रैशनल नंबर्स के हम डोमेन को कैसे फाइंड करते हैं। तो आपको कभी भी रैशनल नंबर दिखा आप इसी चीज को अप्लाई करना। नेक्स्ट, अगर मैं इररेशनल नंबर्स की बात करूं, सॉरी इररेशनल फंक्शंस की बात करूं, अब ये कोई भी बता देगा एक चीज, यहां पे रूट के अंदर यहां पीएक्स लगाया, बताओ कौन सा फंक्शन, मतलब रूट के अंदर फंक्शन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव हो गया तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है सब कुछ। तो रूट को डिफाइन करने के लिए आप क्या लिखोगे, पीएक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। तो आपको अगर आपको इररेशनल फंक्शंस दूं तो उसके डोमेन निकालने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, इस वाले प्रॉपर्टी को यूज करनी पड़ेगी कि डोमेन क्या होता है, कि रूट के अंदर का चीज हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे की इनइक्वालिटी आ गई, अब इनइक्वालिटी सॉल्व करना आपको आना चाहिए। इन केस अगर आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करना नहीं आता है तो मैं आपके लिंक में एक डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा अपने एक वीडियो का, वहां देखना मैंने इनइक्वालिटी सॉल्व करना सिखाया है, तो आप एक बार उसको देख लो। ठीक है, कि इनइक्वालिटी हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो अगर मैंने पूछा फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, तो आप क्या बोलोगे, रूट के अंदर क्या होना चाहिए, तो डोमेन कैसा आएगा, x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अगर आपको ये सॉल्व करना आता है तो आपको दो क्रिटिकल पॉइंट्स दिखेंगे, माइनस वन एंड प्लस वन, देन प्लस माइनस प्लस, माइनस वन को हम एक्सक्लूड करेंगे और इसको इंक्लूड करेंगे, सॉरी हमें पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, तो वन को इंक्लूड करेंगे एंड माइनस वन को एक्सक्लूड करेंगे, तो द आंसर विल बी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी। मतलब इस वाले डोमेन को सॉल्व करने के लिए ना हमें इनइक्वालिटी आनी चाहिए। ठीक है, और बहुत टफ वाला भी नहीं, आसान आसान से इनइक्वालिटी आते हैं, ऐसा कुछ टफ वाला नहीं आता है इसमें। तो होपफुली आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर y इक्वल टू अंडर रूट पी एक्स आप पढ़ते हो तो बस क्या लगा दो, रूट के अंदर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। मतलब आप सब सारे फंक्शंस को बस डिफाइन कर रहे हो कि इसके अंदर इनपुट्स क्या क्या हो सकता है, तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो अपने बस पॉजिटिव वाली चीजों को अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट, जो थर्ड फोर्थ फंक्शन अपना है,
ट्रिगोनोमेट्री और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री को मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि उसका एक चैप्टर ही अपना अलग है, ठीक है, तो मैं उसको स्किप करके आगे बढ़ता हूं एक्सपोनेंशियल पे। तो अगर मैं लिखूं y इज इक्वल टू ई टू द पावर समथिंग, है ना, ई टू द पावर एक्स मान लो, एक्स लिख देता हूं, टी टू पावर एक्स। आप खुद सोचो, अगर मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, एक्स पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, तो सारे रियल नंबर हो गए ना इसका आंसर, कि एक्स में तो कोई लिमिटेशन नहीं है, तो डोमेन इज एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, आगे कॉम्पोजिट फंक्शन हम पढ़ेंगे, तो वहां अगर x के अलावा कुछ और आता है तो हम सीखेंगे उसको, ठीक है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया ई टू द पावर लॉग एक्स समथिंग कर दिया मैंने, तो वहां पे हमें डोमेन सीखना पड़ेगा अलग से फिर, ठीक है, उसके लिए कुछ कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी होती है हमें, वहां से उसको हम सीख जाएंगे। पर अगर सिर्फ e की पावर x है या फिर a की पावर x है, कोई भी एक्सपोनेंशियल है, तो उसमें डोमेन क्या होता है, x बिलोंग्स टू r। तो देखिए जब इसका ग्राफ भी हम पढ़ेंगे ना, तो ग्राफ पूरे x एक्सिस पे लाई करता है, करेक्ट। फिफ्थ वन इज लॉगरिथमिक फंक्शन। आप खुद सोचो, लॉग को हमें डिफाइन करना है, ठीक है, इसके आर्गुमेंट में fx है और इसके बेस में gx है। तो अगर आप इसके डोमेन को फाइंड करना चाहते हो, आप लॉग को डिफाइन करना चाहते हो, तो लॉग की डेफिनेशन में क्या था कि जो अपना बेस है वो क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो बेस क्या है, gx शुड बी ग्रेटर देन जीरो बट नॉट इक्वल्स टू वन, करेक्ट, बेस वन नहीं हो सकता। और जो आर्गुमेंट है वो भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। तो इन तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो अपना लॉग का डोमेन कहलाएगा। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, y इज इक्वल टू लॉग 3 माइनस एक्स, इधर मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस वन, मैंने कहा डोमेन बताओ, तो आप पहले क्या लिखोगे, बेस शुड बी ग्रेटर देन जीरो, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन जीरो, दैट इज एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। अगर आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करना आता है तो इसका आंसर आएगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी। अगर आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करने में टाइम लगता है तो वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करना, ठीक है। सेकंड और क्या, बेस क्या नहीं हो सकता, वन नहीं हो सकता, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन नॉट इक्वल्स टू वन, तो एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू टू, देन एक्स नॉट इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट टू, करेक्ट। लास्ट वन 3 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, तो एक्स शुड बी लेस देन 3। अब इन तीनों का हमें इंटरसेक्शन चाहिए, जो तीनों केसेस हैं इसका हमें इंटरसेक्शन चाहिए, तो इंटरसेक्शन हमें निकालना आता है। फर्स्ट केस क्या कह रहा है, माइनस वन से कम और वन से ज्यादा। सेकंड केस क्या कह रहा है, देखो अब ध्यान से, सो सेकंड केस कह रहा है 3 से कम, 3 से कम, और ये कह रहा है कि आंसर में माइनस रूट टू नहीं आना चाहिए और रूट टू भी नहीं आना चाहिए। अब बताओ इन तीनों का इंटरसेक्शन आपको क्या दिख रहा है, इस तीनों का इंटरसेक्शन हमें क्या दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि ये एक तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन माइनस रूट टू को छोड़ के, एंड वन से थ्री रूट टू को छोड़ के, तो हम क्या लिखेंगे इसे, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू थ्री, किसको छोड़ना है हमें, रूट टू एंड माइनस रूट टू को छोड़ देना है। तो दिस इज आवर डोमेन। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन था ये, है ना। तो हम इस लॉग के डोमेन को ऐसे सॉल्व करते हैं कि इसको ग्रेटर देन जीरो करा, इसको ग्रेटर देन जीरो करा, और ये नॉट इक्वल टू वन, जो भी इंटरसेक्शन आएगा वही अपना आंसर है। नेक्स्ट वन, सिक्स्थ ही होगा ना, हाँ सिक्स्थ। लॉग के बाद क्या आता है, मॉड, तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती यहाँ पे, x बिलोंग्स टू r, क्योंकि x के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ये क्या हो गया, कुछ जादू सा हुआ लगता है, नहीं सही है, कोई जादू नहीं है, x बिलोंग्स टू r, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप मॉड के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रख सकते हो। सेवेंथ, सिग्नम फंक्शन। तो वो सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, सिग्नम फंक्शन होता है y इज इक्वल टू, इसको हम कहते हैं SGN(x), इसको हम डिफाइन करते हैं मॉड x अपॉन x व्हेन x नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड जीरो व्हेन x इज इक्वल्स टू जीरो। तो आप देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, मॉड x बाय x व्हेन x नॉट इक्वल्स टू जीरो,
और जब x 0 है तो क्या है 0, तो यहाँ सारे x की वैल्यूज नहीं ले लिया हमने, आया ना, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, तो सिग्नम कैसे लिखता हूँ आंसर, सिग्नम, अब बताओ मॉड x के दो आंसर्स होते हैं क्या क्या, एक तो मॉड x होगा व्हेन x इज पॉजिटिव एंड माइनस x व्हेन x इज नेगेटिव, तो x by x 1 व्हेन x इज पॉजिटिव, 0 व्हेन x इज 0 एंड माइनस 1 व्हेन x इज नेगेटिव। तो बेसिकली मॉड x के तीन वैल्यूज होते हैं, 1 जब x पॉजिटिव होता है, माइनस 1, एक सेकंड रुक जाना, कुछ तो हो रहा है इसमें, ठीक है, 1 व्हेन x इज पॉजिटिव, 0 व्हेन x इज 0 एंड जब x नेगेटिव है तो आंसर क्या होता है -1। अगर आप देखोगे ध्यान से, तो अगर मैं लिखूं y इज इक्वल टू सिग्नम x, तो ये तो हर x के लिए डिफाइंड है ना, तो डोमेन तो ऑल रियल नंबर हो गया, डोमेन इज ऑल रियल नंबर। और कोई पूछे सिग्नम क्या चीज है तो आप बता देना कि सिग्नम x इज बेसिकली मॉड x अपॉन x व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा बहुत जगह ऐसा लिखा होता है x बाय मॉड x, तो वो भी चलेगा, है ना, x बाय मॉड x लिख दो तो भी चलेगा, ठीक है। तो सिग्नम x के तीन वैल्यूज पॉसिबल हैं, जब x पॉजिटिव है तो 1 होता है, जब x नेगेटिव है तो -1 होता है, व्हेन x 0 देन इट इज 0, तो दिस इज सिग्नम x। अब मैं एक बोनस की तरह एक चीज पढ़ा देता हूं, आपको याद रखना, अगर मैं लिखता हूं सिग्नम ऑफ fx, ये डोमेन से रिलेटेड नहीं है, अलग है, तो सिग्नम ऑफ fx के भी तीन वैल्यूज पॉसिबल है, 1 व्हेन fx इज पॉजिटिव, 0 व्हेन fx इज 0, -1 व्हेन fx इज नेगेटिव। सिंपल सा लॉजिक है, अगर सिग्नम के अंदर पॉजिटिव है तो उसके लिए 1 आंसर होता है, सिग्नम के अंदर नेगेटिव है तो उसके लिए -1 आंसर होता है, और अगर सिग्नम के अंदर 0 है तो उसके लिए 0 आंसर होता है, करेक्ट। मतलब 0, अगर fx 0 है तो fx 0 को क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं ना बेसिकली, तो जहां जहां fx के रूट्स होंगे वहां पे सिग्नम की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, जहां fx ऊपर होगा मतलब पॉजिटिव होगा वहां सिग्नम की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और जहां सा फंक्शन नीचे होगा वहां सिग्नम की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। ये ग्राफ में इसको मैं यूज किया करूंगा, ठीक है, इसको याद रखना। जैसे मान लो बनेगा सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और आपको पता है ना ये क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्यों, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, उसमें कुछ ऐड कर रहे हो आप, तो ऑलवेज पॉजिटिव, तो इस सिग्नम का हमेशा ही आंसर क्या होगा, 1 होगा, ऐसा कुछ सिग्नम है, ठीक। नेक्स्ट 7th हो गया, 7th हो रहा है ये, 8th, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दैट इज GIF, ठीक है। एक चीज आप देख लेना, जो GIF और अपना जो इंटीग्रल पार्ट है ना, सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट है, GIF और फ्रैक्शनल पार्ट वो क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है ना, आप उसको देख सकते हो। इस वाले वीडियो में हम बस ये देख रहे हैं कि GIF होता क्या है और उसका डोमेन क्या होता है, हम उसके बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज और इनइक्वालिटीज पे नहीं जा रहे, करेक्ट। तो GIF को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, y इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ x, बॉक्स का मतलब होता है उससे ठीक पीछे वाला इंटीजर, यानी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है वो x या x से कम होता है, करेक्ट। जैसे अगर मैं लिखता हूं 1.5, तो इसके पीछे वाला इंटीजर क्या है 1, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो गया, 1 हो गया। -2.7, तो इससे कम इंटीजर -3 होता है ना, तो इसका आंसर -3 होगा, ना कि -2, करेक्ट। इन सब चीजों का याद रखना। तो आप बताओ अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये, तो x में तो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, 0 भी आ सकता है, तो इसका डोमेन क्या हो गया, x बिलोंग्स टू R, x बिलोंग्स टू R। अब जो छोटे मोटे प्रॉपर्टीज है वो आपको मैं बता देता हूं, देखो यहाँ पे जैसा आपको दिख रहा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है ना वो एक वैल्यू क्या देता है, इंटीग्रल वैल्यू देता है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा ही एक इंटीग्रल वैल्यू देता है। देखो यहाँ पे जैसे 1.5 का आंसर 1 था, -2.5 का आंसर क्या था, -3 था, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो आंसर देगा वो क्या देगा, इट गिव्स इंटीग्रल वैल्यूज। तो आप इसके इनपुट में कुछ भी डालो, आउटपुट हमेशा क्या आएगा, इंटीग्रल वैल्यूज आएंगे, करेक्ट। अगर मैं ऐसे देखूं तो x से तो कम होगा पर किससे बड़ा होगा, x -1 से तो बड़ा ही होगा, ठीक है। x से कम मतलब कुछ भी नहीं हो सकता, वो x से कम है पर किससे बड़ा है, x -1 से बड़ा है। जैसे आप देखो 1.5 जो है वो 1.5 से कम है पर 1 से क्या है, सॉरी 0.5 से क्या है, बड़ा है ना, तो ऐसा है 1 से कम, 1.5 से कम लेकिन 0.5 से बड़ा, तो x से कम होगा पर x -1 से तो बड़ा होगा। x कब होगा, जब ये इंटीजर हो, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 इज 3, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कब होगा, व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर।
क्योंकि अभी डोमेन वाला पार्ट कर रहा है, अगेन मैं बता दे रहा हूँ, मैं अभी बस डोमेन आपको समझा रहा हूँ। इसकी जो डिटेल्ड वीडियो है कि ये होता क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एक्स की जगह अगर माइनस एक्स कर देंगे तो क्या होगा, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स एम से कम है तो एक्स क्या क्या हो सकता है, वो सब चीजों की एक अलग से वीडियो है जो मैं रेंज के बाद डालूंगा, उसको आप देख लेना, ठीक है। लास्ट एक रह गया जो कि है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो 9th नंबर, तो इसको हम डिनोट करते हैं कर्ली ब्रैकेट एक्स है ना, ये इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब है इस नंबर का डिफरेंस किसके साथ में, ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ में, ठीक है। जैसे 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या था 1, तो 1.5 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा 1.5 माइनस 1 दैट इज 0.5, करेक्ट। तो मतलब ये हो गया ना, जो पॉइंट वाला आंसर है वही क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है। पर अगर ये नेगेटिव हो गया तो 0.7 आंसर नहीं होगा उस केस में। आप सोचो x माइनस इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है -2, तो आंसर हो गया 0.3, समझ रहे हो ना। तो पॉजिटिव है तो सीधा पॉइंट वाला आंसर होता है, पर नेगेटिव में पॉइंट वाला आंसर नहीं होता है कभी, ठीक है। तो हम यहां पे ऐसा लिखते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x इज 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। हाँ, इसमें ये लिख देना कि x इंटीजर नहीं होना चाहिए, ठीक है, x इज नॉट इंटीजर। अगर x इंटीजर करते तो 0 आ जाएगा ना आंसर, ठीक है ना। अगर x इंटीजर नहीं है तो माइनस x का मतलब क्या हो गया 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो गया। तो आप खुद भी यहां देखो, x में आप पॉजिटिव रख सकते हो, 0 रख सकते हो, नेगेटिव वो भी रख सकते हैं, तो सब कुछ रख लिया ना आपने x में। तो डोमेन क्या हो गया इसका भी, x बिलोंग्स टू R। तो ये हमने देखा फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में। इसकी भी जो डिटेल्ड वीडियो है कि क्या होता है, इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है, हमें क्या क्या ध्यान रखना है इसके लिए, ये पीरियोडिक है कि नहीं, ग्राफ कैसा बनता है, वो सब कुछ हम वहां आगे इसके देख लेंगे। फिर आता है इस इक्वालिटी, डोमेन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो डोमेन में सबसे इंपॉर्टेंट ये इनइक्वालिटी वाला पार्ट है। मोस्टली क्वेश्चन इधर से आता है जहां पे आपसे क्या पूछेगा, वो एक लॉग दे देगा, एक लॉग दे सकता है, रूट दे सकता है, और बोलेगा इसका डोमेन वगैरह पे कुछ बात करते हैं, ठीक है। एक लास्ट चीज, अगर मैं इसके प्रॉपर्टीज पे बात करूं, प्रॉपर्टीज ऑफ डोमेन, याद रखना है इसको। अगर मैं बोलूं डोमेन के प्रॉपर्टीज नहीं, बेसिकली कुछ रूल्स हैं, याद रखो उसको, रूल्स याद रख लेना इसको। मान लो मैंने लिखा y इज इक्वल टू fx प्लस माइनस gx, या फिर कुछ भी ऑपरेशन है fx इंटू gx, fx डिवाइडेड बाई gx, और इसके डोमेन की बात कर रही है, तो हम क्या करते हैं, डोमेन ऑफ f निकाल लो, इंटरसेक्शन ले लो किसके साथ में, डोमेन ऑफ g के साथ में। यानी अगर दो फंक्शंस के बीच में कुछ ऑपरेशन लग रहा है तो हम इसका डोमेन अलग से निकालेंगे, इसका डोमेन अलग से निकालेंगे, और दोनों को इंटरसेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कहा y इज इक्वल टू अंडर रूट 5 माइनस एक्स प्लस लॉग ऑफ x माइनस 1, और बेस में तो चलो e है। बोला बताओ डोमेन क्या होगा, तो इसका डोमेन निकालते हैं। तो इसका डोमेन क्या होता है 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x लेस देन और इक्वल टू 5। इसके लिए डोमेन क्या लिखा आपने, x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 दैट इज x ग्रेटर देन 1। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है आपको। तो ये क्या कह रहा है 1 से बड़ा, और ये क्या कह रहा है 5 या 5 से कम, तो आंसर क्या हो गया x बिलोंग्स टू 1 to 5। तो वो फुल इतना तो समझ में आ रहा होगा, डोमेन हमें निकालना आना चाहिए, बेसिक डोमेन, जिसके लिए इनइक्वालिटी इंपॉर्टेंट है। इनइक्वालिटी सीख लो पहले, फिर डोमेन सॉल्व करना सीखो। इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बनेंगे उसको मैं आपको शेयर कर दूंगा, उसकी पीडीएफ, उसको आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। हम अब नेक्स्ट टॉपिक अपने रेंज को पढ़ेंगे कि किसी फंक्शन के रेंज को कैसे हम फाइंड करते हैं, ठीक है। उसमें कुछ मेरी तरफ से आपके लिए कुछ अच्छे पॉइंट है, बहुत अच्छे पॉइंट मैंने समझा रखे हैं उसमें। उसको बहुत सारे बच्चे रेंज से डरते हैं कि उन्हें लगता है सर रेंज का कोई मेथड थोड़ी होता है, हमें तो सबको दिमाग लगा के सीखना पड़ेगा ना। मैंने बहुत सारे बच्चों को पूछा है तो बच्चों ने ऐसा कहा है कि सर रेंज में तो दिमाग लगाना होता है, उसके बिना थोड़ी एक भी रेंज हम कर पाएंगे। तो मैं ट्राई करता हूँ कुछ रेंज को सिंप्लीफाई करने का, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अपने थर्ड पार्ट पे। थैंक यू सो मच।